Hi guys, welcome back on my YouTube channel अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित. This is a platform for all Hindi speaking students to improve your knowledge and start speaking English. So let's see this video till the end. पहले हम देखते हैं कि बेसिक बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. फर्स्टली जो हिंदी स्पीकिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो सेंटेंस में ये नहीं समझ पाते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है. तो पहले हम किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट स्पीकिंग तो बात की बात है, पहले तो हम ये समझें कि सेंटेंस को हम हिंदी से इंग्लिश में फ्रेम कैसे करेंगे. तो उसके लिए हमको ये समझ में आना चाहिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है, इनके यूज़ कैसे कैसे होते हैं. और उसके बाद पहले हम पहचानें कि डूअर कौन है, काम करने वाला कौन है, समय क्या है यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है, कार्य क्या हो रहा है यानी वर्ब क्या है, और किस वस्तु पे कार्य हो रहा है यानी ऑब्जेक्ट क्या है. तो इनके लिए हमने बहुत सारे रूल्स और बहुत सारी शॉर्ट टाइप की ट्रिक्स इस वीडियो में आपके लिए रखी हुई हैं. प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें और जिससे वो सारी ट्रिक्स आप आज सीख लें और कैसे भी करके आप इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस ज़रूर करें. और जैसे ही हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे आज से हमारी इंग्लिश की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये नहीं बोलेंगे कि हम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं. आपको बहुत सारी स्लाइड्स के थ्रू हम ये बताने वाले हैं सब्जेक्ट क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है और किस किस टेंस में हम कैसे कैसे इनका यूज़ करते हैं. तो हमारी पहली स्लाइड में आप ये देखिए कि सेंटेंस की बनावट के अकॉर्डिंग यानी स्ट्रक्चर को हिंदी में हम बोलते हैं बनावट. सेंटेंस की बनावट के अकॉर्डिंग सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं. तो जनरली हम बेसिक की ही बात कर रहे हैं, बिगिनर्स के लिए ये वीडियो डेवलप किया गया है. तो आप ये ध्यान रखें कि सेंटेंस की बनावट के सिंपल टाइप के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं. एक सिंपल सेंटेंस जिसको आप अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं. तो ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन पर होता है. मोस्टली सेंटेंस इसी कॉम्बिनेशन पर काम करते हैं जो हम सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में जिनको रखते हैं. इनको आप पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हैं, अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं. ऐसे इन सभी को हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं जिनमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है. अब दूसरी बात हम करते हैं, देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं. निगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें काम को नकारा जाता है. निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज हो जाता है. तो सेंटेंस जो है वो निगेटिव हो जाता है. मीन सेंटेंस को काम एक्सेप्ट करने के बजाय हम उसमें रिजेक्ट करते हैं, मतलब हम स्वीकार करने के बजाय अस्वीकार कर देते हैं. तो हम ऐसे सेंटेंसेस को निगेटिव सेंटेंस कहते हैं. अब हम आगे बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का. और है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, इंट्रोगेशन का मतलब ही होता है पूछताछ करना. पुलिस वाले इंट्रोगेशन का उनके रूम होते हैं, वहाँ ले जाते हैं. तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ये कॉम्बिनेशन है. अभी तक देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन था, अब आ गया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट का. ये दो तरीके. अगर निगेटिव भी होता है तो मेन वर्ब से पहले आप नॉट का यूज़ कर दीजिए. और WS फैमिली का यूज़ तब होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव में जब क्वेश्चन वर्ड गिवन हो सेंटेंस के मिडिल ऑफ, बीच में. देखिए ये कॉम्बिनेशन कुल मिला के 4 चीज़ों का बनता है: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट. कोई भी हम सेंटेंस इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश करते हैं तो इंग्लिश में इन 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है. कुछ सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मिसिंग भी कर सकता है, पर सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ऑल टाइम सभी सेंटेंसेस में चलता है. तो हम ये देखते हैं पहले कि हेल्पिंग वर्ब और इन सबको हम इस सेंटेंस एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझ सकते हैं. देखिए ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मतलब पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, दोनों सेम होता है. हिंदी में अलग अलग बोलते हैं, इंग्लिश में सब सेम रहता है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल में पढ़ा रही हूँ का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है एज इट इज़, नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो समझिए मैं एक सब्जेक्ट जो डूअर है यानी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं डूअर हो गया, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो गया. और किस समय में पढ़ा रहा हूँ वो हेल्पिंग वर्ब हो गई, मतलब प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूँ. और जो पढ़ाने का काम है वो मेन वर्ब हो गया. तो कुल मिला के सब्जेक्ट समझ गए जो काम करता है, जो उसके द्वारा किया जा रहा है वो मेन वर्ब हो गया, जिस समय में किया जा रहा है वो हेल्पिंग वर्ब हो गई, और जिस वस्तु, व्यक्ति या स्थान पर काम होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट. तो इंग्लिश इसमें वो सब्जेक्ट है जिस पर काम किया जा रहा है तो वो ऑब्जेक्ट की श्रेणी में आ रहा है. हिंदी के जो कॉन्सेप्ट होता है, हिंदी में जो सेंटेंस की बनावट होती है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की होती है, मतलब कर्ता, कर्म और क्रिया की.
लेकिन इंग्लिश में जो बनावट होती है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की होती है, मतलब कर्ता, क्रिया और कर्म की होती है। ये देखिए, हेल्पिंग वर्ब पहले आई, फिर वर्ब आई, फिर ऑब्जेक्ट आया, और ऑब्जेक्ट जो है वो बैक साइड गया, और जो हेल्पिंग वर्ब पहले आई, इस सिचुएशन में जो मेन वर्ब है वो बीच में छूट गई। लेकिन आप ऑल टाइम समझिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ही कॉम्बिनेशन इंग्लिश में काम करता है। इस कॉन्सेप्ट को आप कभी भी बदल नहीं सकते हैं, ऑल टाइम यही वर्क करता है। अब इनके द्वारा हमने ये समझा कि जो डूअर है वो सब्जेक्ट बोला जा रहा है, जो काम कर रहा है वो वर्ब बोली जा रही है, जिस समय में किया जा रहा है वो हेल्पिंग वर्ब से डिसाइड होता है, और जो ऑब्जेक्ट है मीन्स जो जिस पर वस्तु, व्यक्ति या स्थान, यानी कोई नाउन या प्रोनाउन, यही ऑब्जेक्ट हो सकता है, और कोई नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट भी हो सकता है। ये दोनों चीज़ें आप अपने माइंड में सेट कर लें। अभी तक सॉर्ट आउट, बिल्कुल टेंशन के बिना समझें क्या कि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होगा। हेल्पिंग वर्ब कुछ हैं जो मैं अभी आपको लिख के बता दूंगा, उनके अलावा कभी हेल्पिंग वर्ब्स आनी नहीं है, उन्हीं को आप समझ लें। किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, यानी व्हाट इज सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए कि हाउ इट इज वी कैन मेक अ सब्जेक्ट। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट तो आप ये समझ लें कि जो नाउन है, सेंटेंस में अगर नाउन दिया है और उसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है या वो कुछ कर रहा है, तो पहले तो वो ही सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ प्रोनाउंस भी, मैंने बोला था नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो कुछ प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होते हैं। वो कौन कौन से प्रोनाउन हैं वो देखिए, जैसे वाह, वाह, मेल और फीमेल। हिंदी में हम एक जैसे बोलते हैं वाह, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग हो जाते हैं। और हम, आप या तुम, मैं और वे, ये पर्सन्स के लिए, किसी व्यक्तियों के लिए यूज होने वाले पर्सनल प्रोनाउन हैं। इनको हम पर्सनल प्रोनाउन इसीलिए कहते हैं क्योंकि व्यक्तियों के लिए यूज होते हैं, व्यक्तिवाचक। अब देखिए, जो मेल वाला वाह था उसके लिए लिखा गया ही, जो फीमेल वाला वाह था उसके लिए लिखा गया शी, हम के लिए वी, आप या तुम के लिए यू, और मैं के लिए आई, और वे के लिए दे। एक और बचता है जिसको किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, किसी नेचुरल थिंग्स के लिए, किसी सीजन के लिए यूज किया जाता है, तो उसकी इंग्लिश यह और वह दोनों होती है। यहाँ पे यह लिखा हुआ है लेकिन इसका इंग्लिश वह भी होता है, इसको बोलते हैं इट। तो कुल मिला के हमारे जो प्रोनाउंस हो गए वो हो गए 7। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। मैंने इस कॉम्बिनेशन में क्यों बोला, क्योंकि आई, वी, यू, दे को प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है और ही, सी, इट को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। इसीलिए आप इसको ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे के फॉर्म में लर्न करेंगे तो बहुत ईजी होगा। दूसरी चीज़ एक और भी समझ लें, आई कुछ जगह पे कॉमन होता है, कहाँ कहाँ पे होता है वो मैं अभी आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किन वर्ब्स के साथ आई जो है वो सिंगुलर के साथ यूज हो जा रहा है। तो देखिए, अब मैंने जो पहले आपको सेंटेंस बोला था, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे इंग्लिश को आउट कर दिया जा रहा है। सिर्फ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन पर सबसे पहले फोकस किया जा रहा है। तो पहले देखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं हो गया सब्जेक्ट। मैंने पहले बोला था जो डूअर होगा, जो सेंटेंस में काम कर रहा होगा, वही सब्जेक्ट है। तो आई यानी मैं पढ़ा रहा हूँ, इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो आई एम टीचिंग यू। तो यहाँ पे अगर यू जो आप पढ़ रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हैं, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब्जेक्ट हो गया। और किस समय में पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट में, तो एम बोला गया। और जो काम है पढ़ाने का वो रहा हूँ, तो टीचिंग हो गया। अब देखिए, यहाँ पे हम कुल मिला के कन्फ्यूजन में ये आ गए कि सब्जेक्ट तो समझ गए कि क्या होता है, अब मुझे ये समझना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को डिसाइड किए बिना आप टेंस में बात नहीं कर सकते हैं। किस समय में आप बात बोल रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब भी डिसाइड करता है। तो क्या समझ गए, सब्जेक्ट प्लस टाइम, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सेकेंड वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि वो टाइम के बारे में बात करता है, यानी किसी भी टाइम के बारे में डिसाइड करता है कि हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, पास्ट में या फ्यूचर में। तो प्रेजेंट की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं डू, डस, इज, एम, आर और हैज़ है। पास्ट में डिड, वॉज, वर और हैड। फ्यूचर में विल, विल बी और विल है। अब इन सभी को तो हमने समझ लिया कि प्रेजेंट में इतनी हो गई, पास्ट में इतनी हो गई और फ्यूचर में इतनी हो गई। अब आगे हम ये समझने वाले हैं कि क्या आपको समझना है कि समझना ये है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज हो रही है।
ये बहुत ही ईजी ट्रिक, बहुत आसान है। देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में लिख रखा है, बस आप ये समझते रहिए कि किस सब्जेक्ट के साथ। देखिए मैंने सब्जेक्ट बताए थे, सिंगुलर और प्लूरल 2 टाइप के हो रहे हैं। तो ही शी इट सिंगुलर था, आई वी यू दे प्लूरल था, आई कुछ जगह पे कॉमन है। अब देखते हैं, तो पहली जो लाइन है इज डज और हैज़, ये प्रेजेंट के, पहली इज डज और हैज़, ये जो प्रेजेंट में 3 वर्ब्स मैंने पिक किए हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज हो सकती हैं, कभी भी प्लूरल के साथ नहीं यूज हो सकती हैं। इसको गांठ बांध लीजिए, ही शी इट या कोई नेम, ही शी इट या कोई नेम, मतलब ऑल टाइम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही इनका यूज किया जा सकता है। एक हम पास्ट से अब ले लेते हैं, जिसको बोलेंगे वॉज। तो पास्ट में से हमने वॉज को ले लिया, वो भी वहां पे मेंशन कर दिया, तो अब हो गई 4, इज डज हैज और वॉज। ये जो 4 हैं ये ऑल टाइम सिंगुलर के साथ ही यूज होंगी, कभी भी प्लूरल के साथ यूज नहीं होंगी। ये 4 वर्ब आपकी सिंगुलर वाली हो गई। अब आगे देखिए, वी यू और दे, यानी यू वी दे यहाँ पे लिखा हुआ है, या 2 पर्सन्स या मोर देन 2 पर्सन्स, मतलब 2 या 2 से अधिक, यू वी और दे, इनको ऑल टाइम प्लूरल ही माना जाता है। तो जब ऑल टाइम जो प्लूरल चीजें होंगी उनके साथ 3 हेल्पिंग वर्ब जो हैं, आर, डू और हैव, ये ऑल टाइम प्लूरल के साथ ही यूज हो सकती हैं, कभी भी सिंगुलर के साथ यूज नहीं हो सकती हैं। तो अभी तक आपने क्या कॉम्बिनेशन समझ लिया कि इज डज हैज और वॉज ऑल टाइम सिंगुलर के साथ, आर, डू और हैव ऑल टाइम प्लूरल के साथ। इसमें एक और मेंशन होगी, वो है वर, उसके बारे में अभी मैं बता रहा हूं। पहले अब इधर देख लेते हैं कि आई कहाँ पे कंफ्यूज करता है। आई कुछ कॉमन टाइप का सब्जेक्ट है, ये कुछ वर्ब में सिंगुलर वर्ब्स को अपने साथ ऐड कर लेता है और कुछ जगह पे ये प्लूरल वर्ब को अपने साथ ऐड कर लेता है। जैसे डू और हैव प्लूरल वर्ब हैं लेकिन आई के साथ यूज होती हैं। एम और वॉज सिंगुलर वर्ब हैं, एम वैसे तो सिर्फ आई के साथ ही यूज होता है, उसको आप सिंगुलर कहें या प्लूरल कहें, लेकिन वॉज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज हो रहा है, देखिए, लेकिन आई के साथ वॉज का यूज होता है। अब देखते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कॉमन हैं, जो दोनों के साथ यूज होती हैं, मीन्स ऑल द सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। वो कौन है? हैड, डिड और विल। हैड, डिड और विल जो हैं वो दोनों के साथ यूज होती हैं, ऑल द सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो हम हैड, डिड और विल, इनमें कभी भी ध्यान ही ना दें कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, कुछ भी आए फटाक से आप इनको हैड, डिड या विल का अगर यूज करना है, कहाँ कहाँ पे करना है वो आप देख लीजिए। हैड और डिड पास्ट में यूज हो रही हैं, अब थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा, बेसिकली आप इनको समझ लें जिससे प्रॉब्लम नहीं खड़ी होगी। और विल ऑल टाइम फ्यूचर में यूज होता है। तो सभी सब्जेक्ट के साथ हैड, डिड और विल, ये सिंगुलर या प्लूरल दोनों के साथ। इज, डज और हैज और वॉज सिर्फ सिंगुलर के साथ। आर, डू और हैव और वर सिर्फ प्लूरल के साथ। क्लियर? ये चीज मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसका आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में भी आप इसको मेंशन करके और दिमाग में बिठा सकते हैं कि सर ने मुझे क्या बताया था। अब बात करते हैं कि मेन वर्ब क्या होती है। सेंटेंस में जो मेन वर्ब हैं, वो जो सेंटेंस का मुख्य काम होता है, यानी वो टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, वो मेन काम जो है वो 5 टाइप की वर्ब्स हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म, यानी वर्ब की 5 फॉर्म हो गई। तो वो 5 क्यों की गई हैं अलग? क्यों? क्योंकि इनमें भी ये अलग अलग टेंसेज में अलग अलग फॉर्म्स को यूज करती हैं। तो मॉडल्स प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट को ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। तो मॉडल्स, सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये 3 कैटेगरी के टेंसेज में किसी भी मॉडल्स विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट कभी भी आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। और सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑल टाइम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। और फ्यूचर इंडेफिनिट में ऑल टाइम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज पास्ट, सिंपल पास्ट बोल रहा है, बट ओनली अफर्मेटिव में होता है। अगर उसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव हो गया तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो जाता है, वो भी आपको समझना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज मॉडल हैव, यानी विल और हैव का कॉम्बिनेशन, शुड या हैव का कॉम्बिनेशन, तब वर्ब की थर्ड फॉर्म। सभी परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म और पैसिव वॉइस में ऑल टाइम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं फोर्थ फॉर्म।
फोर्थ फॉर्म क्या होती है? आईएनजी फॉर्म। मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म को इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश में हम कैटेगराइज करने के अकॉर्डिंग बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वो कहाँ पे होती है? विल बी, शैल बी, कैन बी, यानी मॉडल के साथ बी का कॉम्बिनेशन अगर आ जाए तो ऑल टाइम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। और कॉन्टिन्यूअस, जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं, वो सभी के साथ फोर्थ फॉर्म का ही यूज, आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। अब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये कौन सी बला है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बहुत ही कम जगह यूज होती है। कब? सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट में, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ मेन वर्ब? अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है? अभी मैंने बताया था आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये हमारे सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट मतलब डूअर। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होता है? कि जिस पर काम होता है या जिसके लिए हम कोई काम करते हैं, ठीक है, जिसके लिए हमने कुछ किया है। जैसे आई फेवर ऑफ यू, मैं आपकी मदद करता हूँ, आई लव टू यू, तो या तो जिसके लिए कोई काम होता है, ठीक, तो हमेशा जिसके लिए या जिस पर कोई काम होता है तो हम ऑल टाइम उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, सेम। दे का ऑब्जेक्ट देम, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर, और इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है। तो दो कॉमन हो गए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यू और इट दोनों सेम रहते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट के पोजीशन पे हो चाहे ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे हो। अंडरस्टैंड? क्लियरली आप ये समझ लें। ये तो हो गए हमारे सब, ये जो पर्सनल प्रोनाउन थे इनके ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब जो नाउन थे वो सब्जेक्ट में भी काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के में भी काम कर सकते हैं। आप ये भी बोलते हैं कि हंटर किल्ड अ लॉयन, या आप ये भी बोल सकते हैं लॉयन किल्ड अ डियर। तो कभी लॉयन सब्जेक्ट का काम कर रहा है और कभी लॉयन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। शिकारी ने शेर को मारा तो हंटर किल्ड अ लॉयन, और शेर ने हिरन को मारा तो द लॉयन किल्ड द डियर। अंडरस्टैंड? तो जो नाउन है वो पहले भी काम करता है सब्जेक्ट के जैसे और ऑब्जेक्ट के जैसे। क्लियर हुआ? अब बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं। एक तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं? इज, एम, आर प्रेजेंट की वर्ब है जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज हो रही है। हैज, हैव प्रेजेंट की वर्ब है जो परफेक्ट टेंस में ही यूज हो रही है। और देखिए डू, डज, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सिंपल प्रेजेंट में यूज होती हैं, मतलब इंडिफिनिट प्रेजेंट में, लेकिन ओनली निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होती हैं। इस बात को आप ध्यान रखना, इंडेफिनिट टेंस में तो यूज हो रही हैं लेकिन अफर्मेटिव में नहीं यूज हो रही हैं। ये सेंटेंस अफर्मेटिव में नहीं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब बात कर लेते हैं पास्ट में कौन हेल्पिंग वर्ब लगती हैं। तो पास्ट की हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वॉज और वर, जो कॉन्टिन्यूअस में लगती हैं। वॉज, वर ऑल टाइम पास्ट में ही यूज होंगी और कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ यूज होंगी। दूसरी हमारी वर्ब आ रही है हैड, जो परफेक्ट में यूज होगी, यानी पास्ट परफेक्ट में ऑल टाइम हैड का यूज होगा, और इसमें सिंगुलर या प्लूरल का मायने भी नहीं होगा, जो मैं अभी आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब उसके बाद करते हैं डिड। डिड का यूज सिंपल पास्ट में तो होता है, यानी पास्ट इंडिफिनिट में होता है, लेकिन ओनली निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, जैसे कि प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट में डू या डस का होता है। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती हैं। फ्यूचर में जनरली तो मान के चलिए आप बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लें कि विल का यूज तो फ्यूचर में ही है। तो विल, अब इंडेफिनिट टेंस में सिंपल विल, कॉन्टिन्यूअस में विल के साथ बी को जोड़ दिया। विल सिंपल अगर है इंडेफिनिट तो विल, आप कॉन्टिन्यूअस आ गया तो विल के साथ बी को जोड़ दिया। अगर परफेक्ट आ गया तो विल के साथ हैव को जोड़ दिया, यानी विल हैव का यूज फ्यूचर परफेक्ट में। तो क्या समझ गए? पहली चीज एक विल को पकड़ लो, वो फ्यूचर को क्लियर कर देगा। अगर कॉन्टिन्यूअस आ गया तो बी को जोड़ दो उसके साथ, और अगर परफेक्ट को लाना है फ्यूचर के साथ, फ्यूचर परफेक्ट लाना है तो विल के साथ हैव को जोड़ दीजिए। सिंपल, आपका ये डाटा क्लियर हो जाएगा। तो हमने तीनों टेंस के अकॉर्डिंग जो जो वर्ब जिस टेंस में लगती हैं उन सभी को हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताने वाले हैं कि कैसे इन चीज़ों को हम सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे ही इज स्टडीइंग, तो देखिए इसमें हम अलग अलग कैटेगराइज कर लेते हैं, पहचानते हैं, थोड़ा होमवर्क हो जाएगा आपका। तो ही सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई जो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, स्टडीइंग यानी पढ़ रहा है, यानी वह पढ़ रहा है, यानी तुम पढ़ रहे हो।
तो जिसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ने वाला है, तो वो सब्जेक्ट हो गया। किस टेंस में पढ़ रहा है? प्रेजेंट में पढ़ रहा है, तो इज लग गया। पढ़ रहा है वो काम है, मेन वर्ब हो गई। तो देखिए जो मेन वर्ब है उस पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में सेम रह रही है, जितने भी कॉन्टिन्यूस आएंगे वही चीज़ लगेगी। लेकिन कैटेगराइज हम कैसे करेंगे? इज लगा देंगे तो प्रेजेंट का हो गया, और वॉज लगा देंगे तो देखिए अगले वाले हम एग्जाम्पल में आपको बताने वाले हैं। देख लीजिए कि ही वॉज स्टडिंग उसके नीचे लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है कि ही इज स्टडिंग। तो दोनों में फ़र्क क्या है? इज और वॉज का। तो पहले देख लीजिए मेन वर्ब दोनों सेम है, स्टडिंग भी, नीचे भी स्टडिंग है, ऊपर भी स्टडिंग है, इसमें आईएनजी लग गया तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। अभी मैंने बताया था आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म ओनली कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दो जगह लगता है। तो ये सेंटेंस अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। क्यों? इज के साथ फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का यूज हो रहा है। तो आईएनजी फॉर्म का यूज कॉन्टिन्यूअस को दिखा रहा है और इज जो है वो प्रेजेंट को दिखा रहा है। अब आगे देखिए, स्टडीइंग, स्टडीड, स्टडीड, स्टडीइंग और स्टडीड, ये हमने कुछ अलग अलग टेंस के यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए रखे हुए हैं। अब आपको ये होमवर्क में बताना है, मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख के ज़रूर भेजिए। आपको मुझे चेक करना है कि आप कितना इसको समझ पाए कि ये सेंटेंस किस टेंस में है, ये सेंटेंस किस कैटेगरी में है, ये सेंटेंस कैसे हैं। आप सारी चीज़ें आप फिर से देख लीजिए। जो स्ट्रक्चर में मैं आया था, जहाँ से शुरुआत हुई थी, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो इस टेंस को और इस सेंटेंस को किस टेंस में क्रिएट करेंगे? देखिए, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब आपको ये सेंटेंस बहुत आसान लग रहा होगा क्योंकि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। विदाउट बेसिक यू कांट डू मोर एंड मोर। मीन्स एपीजे अब्दुल कलाम के फादर ने बोला था, नो बर्ड कैन फ्लाई एज इट इज़ द नेस्ट इज नियर। वो बर्ड जितना ही उड़ सकती है उतना ही उड़ पाएगी जब तक उसका घोंसला उसके नज़दीक है। मीन्स हमको रूट कॉज यानी बेसिक्स को पकड़ के रखना होता है। जब हम बेसिक्स को अपने समझ लेते हैं तो हमारे सारे सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे और हम धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को कैसे यूज़ करें। प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।